Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Pakistan's changing climate realities have made urban planning even more urgent than ever before. Uh, like the provision of equitable housing, public transport, water and sanitation, etc., is a priority for the growing population of Islamabad. But is it possible to rely on an unelected institution to provide these facilities, or is a democratic local government the only way forward for the federal capital? So, this is our today's topic. Is a sustainable Islamabad possible without local government? We are very grateful to our speaker, Danial Adam Khan. He's sitting on my right. A brief introduction of him. He's a seasoned expert in urban governance, specializing in intricate mechanisms of power devolution within political systems and institutions. He's a background spanning 10 years in journalism and has contributed to many prestigious platforms such as the Herald, BBC, the Express Tribune, Dawn, and more. His expertise extends to consulting, research, and report writing on local governments and urban sustainability, catering to diverse stakeholders in the private and public sectors. We are also grateful to Dr. Pervez Hoodbhai, who will moderate today's session on our request. So before we start this session, please do us a favor and turn your cell phones to silent mode. Moreover, when the house is open for Q&A, do participate with your comments or questions, but please raise your hand first, and on having this microphone in your hand, speak only then. So without further ado, let's start today's session and welcome Danial Adam Khan. Thank you. कुछ साल पहले तक इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता था और इसकी खूबसूरती अब भी कहीं कहीं आपको दिखाई देती है। वो हुस्न ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत तेज़ी से ख़त्म होता चला जा रहा है। खूबसूरती इसलिए कि माहौल इतना खूबसूरत था, हर तरफ हरा भरा। तो अगर आप 30-40 साल, खैर मैं तो यहाँ 50 साल पहले आया, तो अगर आप मरगला पहाड़ों पर चढ़ते और नीचे देखते तो हर तरफ आपको सब्ज़ा दिखाई देता था। अब वो सब्ज़ा बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ है और अब आपको ये दिखाई देता कि आबादी की कोई हद नहीं। वो इस तरफ भी फैली है, टैक्सिला की तरफ, तो उस तरफ मरी की तरफ, भाराकाऊ की तरफ से आप जाते हैं तो उधर शहर ही शहर, आबादी आबादी, कंक्रीट ही कंक्रीट दिखाई देने लगा। अच्छा, ये अगर सिर्फ 50 साल के अंदर हुआ है, और 50 साल के यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इधर 10 साल ही रहे होंगे, 15 साल रहे होंगे, लेकिन इनके सामने भी इस्लामाबाद बदला है और ये बड़ी बड़ी शाहराहें बनी हैं। हर तरफ आपको ये मकानियत दिखाई देती है। तो एक ज़माना था जब सिर्फ अपारा होता था और उधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी होती थी, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी उधर 1970 में पहुंची थी। मैंने 73 में वहाँ पढ़ाना शुरू किया। अब आप देखें तो कोई इस तरफ और उस तरफ की हदें नहीं दिखाई देती। पहले पिंडी और इस्लामाबाद अलग-अलग शहर होते थे, अब तो जुड़ गए हैं, फ़र्क ही नहीं पता चलता। तो इन मामलात के ऊपर गौर करने के लिए आज दानियाल साहब से हमारी बात होगी। तो दानियाल, बताइए ये हो क्या रहा है, और अगर इसको हमने रोका नहीं तो क्या इसके मुमकिनात होंगे, क्या असरात होंगे। आप जिस तरतीब से बात करना चाहें और जिस जाविये से, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे तो बहुत तशवीश है। क्या आप भी फ़िक्रमंद हैं कि इस शहर का मुस्तक़बिल अब हमें तारीख दिखाई देने लगा? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो बिल्कुल तशवीशनाक बात तो है। मेरे ख़्याल से हम सबको थोड़ा फ़िक्रमंद होना चाहिए। सॉरी, माइक ऑन है?
सबको फ़िक्रमंद थोड़ा सा होना चाहिए नेचुरली, क्योंकि जिस तरह आपने बताया, मैं शुरू तो करना चाह रहा था सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन से, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मेरे ख्याल से आपने बड़ी एक खूबसूरत नोट पे बात शुरू की है जो कि इस शहर के हवाले से है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रूट आवर डिस्कशन इन द सिटी इन विच वी लिव, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ, जो मैं सिटीज़, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ, उसको भी इस मेरा प्राइमरी जो मोटिवेटर है वो ये है कि इस शहर के लिए मैं वो काम करूं, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ अस हियर आर आल्सो रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद. तो इसलिए ही ये काम की मेरी जो बुनियादी एक मोटिवेशनल फोर्स है वो यही है कि इर्द गिर्द की ये सारी तब्दीलियाँ देख के थोड़ी फ़िक्र होती है कि ये किस तरफ जा रहा है और उसको कैसे रोका जा सकता है. तो before we go further into that, I think it is important first to define the idea of sustainability, क्योंकि आज की हमारी गुफ्तगू उसके इर्द गिर्द होगी. सस्टेनेबिलिटी बेसिकली डिफाइन, मतलब इसको इतना ज़्यादा ओवर यूज़ किया गया है कि इसकी कोई एक्चुअली कोई मीनिंग अब एग्जिस्ट नहीं करता. कॉरपोरेशंस इसको इस्तेमाल कर चुकी हैं, ग्रीन वॉशिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन while not compromising on the ability of the future generation to cater to their own needs. लेकिन ये कहने को तो आसान है, लेकिन ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एक बात है, क्योंकि इसमें बहुत लूपहोल्स हैं. प्रेजेंट जनरेशन में आप किन लोगों की बात करें? क्या आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं? क्या आप इसमें ऊपर से लेकर नीचे के तबके तक सबकी बात कर रहे हैं? नीड्स को कौन डिफ़ाइन करेगा? क्या एक वेस्टर्न मुल्क में किसी के रहने वाले की नीड्स वही हैं जो यहाँ पर किसी के रहने वाले की हैं, या सब सहारन अफ्रीका में किसी की हैं? फ़र्क है. और मोर इम्पॉर्टेंटली फ्यूचर जनरेशन कौन डिफ़ाइन करेगा कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद उनकी क्या ज़रूरियात होंगी? इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते अभी. तो इसको हम साइड पे रख देते हैं और हम इस पे फोकस करते हैं कि अगर हम अस्यूम करें सस्टेनेबिलिटी इज़ व्हाट सस्टेनेबिलिटी डज़, उसके 3 बुनियादी पिलर्स होते हैं. एक सोशो इकोनॉमिक है, एक इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल है, और एक इकोनॉमिक है. इन तीनों को बैलेंस करना, उस प्रोसेस को सस्टेनेबिलिटी आप कह सकते हैं. ये कभी बैलेंस होते नहीं हैं, ये एक प्रोसेस है, एक डेस्टिनेशन नहीं है. और हर एक एक्शन में, हर एक डेवलपमेंटल चॉइस में ये ट्रेड ऑफ इंक्लूडेड होता है कि अगर आप एक कहीं पे हाईवे बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है उससे आपको कोई इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक जंगल काटना पड़ रहा है, तो ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन द इकोलॉजिकल एंड द इकोनॉमिक. इस तरीके का इस इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल के भी आपस में ट्रेड ऑफ्स होते हैं. तो अगला सवाल फिर ये है कि सस्टेनेबिलिटी शहरों के लिए क्यों ज़रूरी है, और एक सस्टेनेबल शहर क्या होता है, और ये पाकिस्तान के लिए क्यों एक इतनी अहम डिस्कशन है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं. इसका जवाब मैं 3 स्टेटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. द फर्स्ट वन इज़ हाउ, इफ़ आई वुड टू आस्क यू फॉर एग्जांपल के व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय सिटीज़, तो व्हाट वुड यू से? Any guesses, anyone? Dr. साहब? 10%. 10%. आपने फिर भी काफ़ी लोग समझते हैं 30-40% तो होंगे ऑब्वियसली. लैंड एरिया की मैं बात कर रहा हूँ. इट्स जस्ट 3% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, और उस 3% में 70% हमारी एनर्जी की सारी कंजम्पशन वहाँ पे होती है. मैं आपकी बात काट रहा हूँ. आर यू इंक्लूडिंग अर्बन स्प्रॉल इन दिस? क्योंकि अमेरिका के बहुत से शहर हैं जो इतना फैले हुए हैं कि उनको शहर कहना चाहिए या उसको रूरल कहना चाहिए. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब. एक्चुअली क्योंकि अर्बन एरिया हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, दिस इज़ अ वेरी कंटेंशियस पॉइंट. हम अभी तक पाकिस्तान में इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाए हैं, और इसके ऊपर आपको भी पता होगा कि सेंसस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत एक कंटेंशन है. सिंध फॉर एग्जांपल कंटेस्ट द आइडिया कि कराची की आबादी जितनी दिखाई गई है उससे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज उसके पेरी अर्बन एरियाज़ एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर के पेरी अर्बन एरियाज़ इंक्लूडेड हैं. So how you define it will determine how much representation you get in parliament, how many development funds you get. There is no, मतलब हमारे यहाँ पे कुछ गांव हैं जो कि यूरोपियन ममालिक के शहरों से बड़े हैं. मेरे अपने गांव की 40,000 आबादी है. That would be considered a town or a city by European standards. So there is no fixed definition, and that makes the topic even more kind of grey in that way. तो लेकिन अगर 3% का हम एक बॉलपार्क फिगर एग्री कर लेते हैं, 3% की एरिया से 70% एनर्जी कंज्यूम करना
और 80% कार्बन emissions का ज़रिया होना, that is a huge number. And that is why cities are at the forefront of the conversation on climate change as well. The second number I wanted to share with all of you is a more commonly cited figure, that Pakistan is the 5th most vulnerable country to climate change. And of course, it's also the 5th most populous country in the world. So when you put those two things together and look at it that way, this is a very important consideration for Pakistan, obviously. तीसरी बात है पाकिस्तान के शहरों की. 2017 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 37% ऑफ पाकिस्तान वाज अर्बनाइज्ड. अब वहीं आप वाली बात कि इसमें क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, बट इफ़ वी टेक इट एट फेस वैल्यू, उसकी एस्टिमेट ये था कि 2025 तक ये 37% से 50% पे चला जाएगा. एंड 2025 इज ऑफ कोर्स राइट अराउंड द कॉर्नर. अगर नहीं भी होता चलें 2030 तक हो जाएगा, बट इट्स द फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री इन साउथ एशिया. So these considerations are important, and they become all the more important when you look around and see how little attention is given to urban planning in this country. Well, also our population, which right now is 250 million, will be 340 million by 2040. So that is also a reason for the concentration towards urbanization. देहात में तो इतनी मुलाजमतें हैं नहीं, खेत अब और अराजी तो है नहीं, अगर है भी तो उसके लिए पानी नहीं है, तो ये सब मसाइल अब जुड़ गए हैं एक साथ. बिल्कुल. Anyway, I don't want to stop you. You've enumerated the problems. जी. बिल्कुल ठीक बात है. ज़रूरियात हैं एक शहर की. उधर आपको पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, मुलाजमत चाहिए और साफ हवा चाहिए. साफ हवा हमने कभी पहले इसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब लाहौर वाले जो हैं वो सांस नहीं ले सकते, वो मास्क पहनकर फिरते हैं. यही चीज़ दिल्ली में भी है, तो वो भी आप शामिल कर दीजिए कि जितनी गंदगी, जितनी आलूदगी हम फिज़ा में फेंकते जा रहे हैं, तो वो भी अब इसका सस्टेनेबिलिटी का एक बड़ा अहम जुज़ बन गया. बिल्कुल. सस्टेनेबिलिटी का जी फ्रॉम एन अर्बन कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ उसको मैं 5 एरियाज़ में डिवाइड करता हूँ. हाउसिंग एंड एनर्जी, इन्वायरमेंट जिसमें आपने हवा की बात की वो भी शामिल है, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट्स एंड मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट. ये सिर्फ मेरा नज़रिया इसको मैं इस तरह इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे में आती हैं. देयर आर अदर थिंग्स ऑफ कोर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसकी पॉलिसी मेकिंग लोकल लेवल पे यूजुअली नहीं की जाती. ये वो चीज़ें हैं जो कि हैं ही लोकल गवर्नमेंट की, और डिलीवरी भी उनकी वहाँ पर ही होगी. तो मेरे ख्याल से ज़रूरी अब ये होगा कि हर एक के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस्लामाबाद को पहले एनालाइज कर लें, बिकॉज आई कुड टेल यू इस्लामाबाद इज़ अनसस्टेनेबल, बट इट्स बेटर टू डाइसेक्ट इट अकॉर्डिंग टू दीज 5 डिफरेंट perspectives and show you how sustainable or unsustainable it is before we go on to the solution. That's a very good idea. तो चलिए तरतीबवार आप यके बाद दीगरे ये मसाइल हमें बताएं, इनकी शिद्दत कितनी है और किस तेज़ी से बढ़ी है. So whichever one you want to start off with first. I think the most obvious one and basic one would be housing and energy. I hate to be the bearer of bad news for all of this, लेकिन इसके आखिर में हम इसके हल भी डिस्कस करेंगे, तो bear with me please. Housing की जहाँ तक बात है, I think because it's so fundamental to policy making at a local level, again if I would ask you कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कितने कच्ची आबादियाँ कितनी हैं या स्लम्स कितने हैं, तो मेरे ख्याल से 4-5 तो गिनवा ही देंगे सारे यहाँ बैठे हुए, जो सबसे ऑब्वियस वाले हैं. बट व्हाट इफ़ आई वर टू टेल यू कि इस्लामाबाद, क्योंकि देखिए उसकी पॉपुलेशन 2 में डिवाइडेड है. एक 1 मिलियन है जो कि अर्बन इस्लामाबाद है, जो कि ये जोन 1 का एरिया है, और एक 1 मिलियन है जो कि सो कॉल्ड रूरल है, बट ऑब्वियसली रूरल इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं है. ये अर्बन 1 मिलियन में 63 स्लम्स मौजूद हैं इस वक्त, जो कि हमारे ही जहाँ पे हम बैठे हैं इसी के आसपास ही हैं. इस 63 स्लम्स के अंदर 38% ऑफ दिस अर्बन 1 मिलियन लिव्स इन एरियाज़ जो कि यूनिसेफ के या डेवलपमेंट टर्म्स के अल्फाज में अंडर सर्व्ड हैं, बट स्लम्स हैं या कच्ची आबादियाँ हैं. तो ये 3,80,000 लोग तो मैंने आपको यहाँ ही गिनवा दिए जो कि इन हालात में रह रहे हैं, और इनके इर्द गिर्द पूरा शहर ऑपरेट कर रहा है बहुत नॉर्मली. Islamabad is one of the highest levels of disparity that you can find anywhere in Pakistan, because there's the gap between people who have and people who don't have
इज़ मैसिव एंड इट्स इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। और जिनके पास नहीं है वो भी एक कोई मोनोलिथिक कैटेगरी नहीं है, उसके अंदर ख़वातीन, बच्चे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़, उनके ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन होता है इन चीज़ों का। इसके साथ ऑब्वियसली एनर्जी भी लिंक्ड है। अगर आपके सर पे छत नहीं है तो गैस या बिजली का निज़ाम तो आपके पास नेचुरली नहीं होगा, विच मीन्स द फैसिलिटीज़ यू नीड फॉर कुकिंग और हीटिंग, दैट बिकम्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ प्रिकेरियस। ये मकसद मेरा ये है कहने का कि ये अरेंजमेंट बाय चांस नहीं है। दिस इज़ वेरी मच अ डिलिबरेट अटेम्प्ट to keep a certain segment exactly where they belong and to keep them out of the master plan and to keep them invisible, to choose a path where you would rather not see these people or not engage with these people. And this is quite literal. इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर ये कच्ची आबादियाँ नहीं हैं और वो शामिल करने का उनका कोई इरादा भी नहीं है। वही मास्टर प्लान जो कि जब 60s में बना था, तो जो बनाने वाला था उसने तजवीज़ यही की थी कि इसको प्लीज़ हर 20 साल बाद आप रिवाइज़ कीजिएगा। उस मास्टर प्लान को हमने आज तक कभी रिवाइज़ नहीं किया। इस्लामाबाद की रियलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारा मास्टर प्लान एग्जैक्टली वही है। और इसके लिए हमें कॉन्वर्सेशन अनफॉर्चुनेटली लानी पड़ेगी CDA पे, जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये मसला उसके DNA के अंदर है। एंड इफ़ आई कैन जस्ट गो बैक अ लिटिल बिट एज टू व्हाट CDA इज़ एंड व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, 60s में जब इस्लामाबाद को तश्कील दी जा रही थी तो ये एक ऑब्वियस बात थी कि एक नया कैपिटल आप बनाने जा रहे हैं तो आपको एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़रूरत है। इट मेड सेंस एट द टाइम। लेकिन अब तकरीबन 55-60 साल बाद वही डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी शहर की गवर्नेंस भी संभाल रही है, विच इज़ अनहर्ड ऑफ बाय एनी स्टैंडर्ड। बिकॉज इट्स, आप ठीक है आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि डेवलपमेंट भी अभी तो हो रही है शहर की, बिल्कुल हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट और गवर्नेंस दोनों चीज़ें एक नहीं होती। तो CDA का मॉडल भी ये है कि उनको जो फाइनेंशियल उनका जो मॉडल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की लैंड को कोट एंड कोट डेवलप करना है और उस लैंड को आगे बेचना है, और उससे जो इनकम आती है वो CDA की इनकम होती है, जिसके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है पूरे शहर को। तो जब आपका ये जो ज़मीन आपकी रोज़ी रोटी ही है, तो जब इसके ऊपर आके इंक्रोचमेंट्स होंगी सपोजिटली या कच्ची आबादियाँ बनेंगी, तो आपके रास्ते में तो वो एक रुकावट है, वो एक हिंड्रेंस है और आप उसको हटाना चाहेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक द एफर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द मास्टर प्लान टू कच्ची आबादी या इनफॉर्मल एक सेटलमेंट को आप फॉर्मलाइज कर दें किसी तरीके से। यू आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट बिकॉज वो आपके इनकम के रास्ते में एक चीज़ आ रही है। तो मेरा मकसद ये है कि वो उसके अंदर एम्बेडेड है। तभी हम हर आए दिन एंटी इंक्रोचमेंट देखते हैं। हर रोज़ हम खबर सुनते हैं कि जी इतने 100 घर गिरा दिए इधर फलाने, और ये जो सिर्फ सुनने को आता है उसकी बात है, वो भी सोशल मीडिया के बाद। इससे पहले क्या हो रहा था वो भी हमें नहीं पता। कुछ हमारे CDA के चेयरमैन भी हैं इस तरह के, जो कि बहुत फिर खुशी से ट्विटर पे ये चीज़ें लगाते भी हैं कि आज मैंने 1000 घर गिरा दिए और कल मैं 2000 और गिराऊंगा और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मैंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। मतलब इसमें बहुत एक फ़ख्र भी महसूस करते हैं वो। सबसे जो बड़ी मिसाल है यहाँ पे लोगों को याद होगी, वो I-11 की बस्ती थी, जो अफ़गान बस्ती थी I-11 में, जिसमें 2000 घर गिरा दिए थे। ओवरनाइट CDA ने जाके पूरी की पूरी बस्ती को डिमोलिश कर दिया। एंड व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज़ दैट साइमल्टेनियसली द स्टेट विल से कि जी हमारे पास लो इनकम हाउसिंग नहीं है, तो हम नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के लेवल के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जो कि पूरे पाकिस्तान में 5 मिलियन लो इनकम यूनिट्स बनाएगा, जो कि नहीं बनाए उसने। मतलब 1.5-2 लाख की फिगर वो कोट करते हैं, विच इज़ हाउसेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्लानिंग। बजाय इसके कि जो एक आबादी एग्जिस्ट करती है उसमें आप फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करके उसको फॉर्मलाइज करके मास्टर प्लान में शामिल कर लें, आप वो डिमोलिश करना चाहते हैं और फिर एक नए सिरे से रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऑन बोर्ड ला के नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी अलहदा आप बनाना चाहते हैं। और वो शहर से इतनी दूर होता है जहाँ ज़मीन की कीमतें कम होंगी कि फिर उन लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है, वो फिर शहर के बीच में पहुँच नहीं सकते। बिल्कुल। अब ये बहुत ही कोई अजीब मॉडल बना डेवलपमेंट का कि आप मिडिल क्लास नेबरहुड्स बनाए जा रहे हैं, जैसा कि G सेक्टर में है। वो अब पहले तो सिर्फ G7 G8 तक था, अब तो G16 से आगे निकल गया और निकलता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप एक और टाउन बना देंगे और
मगर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो इस ज़मीन के असल रहने वाले थे, उनको तो आप उठाकर पहले इधर से उधर फेंकते, फिर उधर से उधर फेंकते। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मगर एक और बड़ा जुल्म जो CDA ने किया है वो मेरी यूनिवर्सिटी के साथ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी एक आबादी भाराकहू से मुल्हक़ा है, उसके साथ ही है। अब क्योंकि वो इलीगल आबादी थी, अब देखिए ये मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। भाराकहू CDA के मास्टर प्लान में नहीं था, लेकिन उधर आबादी बढ़ती गई, और क्योंकि वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं थी, उधर कोई उन्होंने हदें नहीं लगाई थी कि आप सड़क के आसपास दुकानें, कमर्शियल सेंटर्स नहीं बना सकते, तो वो बढ़ते चले गए। अब उधर सड़क तंग हो गई, तो दो सूरतें हो सकती थी। एक तो ये कि आप ऊपर से एक ओवरपास बना दें, मगर वो इसलिए नहीं हो सका कि जो ताजिर तबका है वहाँ पे, उनमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करने देंगे, बेहतर ये कि यूनिवर्सिटी को दो में तोड़ दो। तो यूनिवर्सिटी के बीच में से इन्होंने एक सड़क गुजारी है जो अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को दो में तोड़ चुकी है। एक का दूसरे से रब्त टूट गया है। और वो मुल्क जिसमें तालीम की सबसे ज़्यादा कमी है, उसको CDA ने दरगुजर करके, इस ज़रूरत को दरगुजर करके, उन्होंने ताजिरों को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए, और ये शहबाज शरीफ ने किया था, they destroyed our university. This is a criminal act by the CDA. But even a bigger criminal act is to throw out people who belong to this land to please the middle class, which then gives the votes. Basically. बिल्कुल जी, मिडिल क्लास की तो एक बात है, लेकिन एडिंग ऑन टू व्हाट यू आर सेइंग, ये एक क्रिमिनल एक्ट इसमें ज़्यादा ये है कि जब ये सेटलमेंट्स बन रही होती हैं, जैसे पिछले 10-20 सालों में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं, रेफ्यूजीज़ रहे हैं, जो कि इस शहर में आए हैं टू सीक शेल्टर, और कोई खुशी से नहीं आया, अपना घर बार छोड़ के मजबूरन आए हैं। जब ये आबादियाँ बन रही थी तो उस वक्त तो CDA ने या किसी सिटी एडमिनिस्ट्रेटर ने मुड़कर देखा भी नहीं। आज जब वो जाकर वो डेवलप करना चाहते हैं कोट अनकोट उन सेक्टर्स को, तो वो वहाँ पे फिर इवैक्यूएशन और इविक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, और एलिगेशन लगाई जाती है कब्ज़ा माफिया की। अब मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, इसके अंदर होंगे इंडिविजुअल्स जिन्होंने प्रॉफिट किया है इन चीज़ों से, बिल्कुल। लेकिन जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए और वो रेगुलेट ना करे किसी जगह को, तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर फिर वही करेगा जो कि वो करता है। उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स आएंगे और अपने मुफाद के लिए वो इस्तेमाल करेंगे उस सिचुएशन को। बट वंस इट्स डन, यू कांट सो टू स्पीक कट द नोज टू स्पाइट द फेस वाली बात है ना, कि मैं तो अब इस सब को डिमोलिश कर दूंगा क्योंकि मेरे विजन के हिसाब से ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 100 से 200 के बीच में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ रिडिकुलस नंबर। और ये इसको कॉन्टेक्स्ट में डालना ये ज़रूरी है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो ये हैं, ये लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए नहीं बन रही। ये सिर्फ इसलिए बन रही हैं क्योंकि हमारी पूरी मुल्क की मईशत, सिर्फ शहर की नहीं, पूरी मुल्क की मईशत एक स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से चलती है, और इसमें हम सब किसी न किसी एक्सटेंट तक मुलव्वस हैं इस पूरी मार्केट में, क्योंकि सिर्फ यही चलता है इस मुल्क के अंदर। अगर आपने कहीं पे एक महफूज इन्वेस्टमेंट करनी है तो यही समझा जाता है कि उसको आप रियल एस्टेट में करें। तो 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं हर जगह पे, और उसका किसी को कोई वो कैपिटल को वहाँ पे फंसाने वाली बात है, क्योंकि आप सिर्फ जाके प्लॉट लेके, प्लॉट बेच के, एक और प्लॉट लेके एक और प्लॉट बेचते हैं। ये पूरा आपका रियल एस्टेट का एक मैकेनिज्म ही इसी हिसाब से बना हुआ है। व्हाट दैट डज ऑल्सो इज कमिंग टू द मोर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग। हर शहर का दुनिया में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। और इस्लामाबाद की स्पेशली जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस पहुँच चुकी हैं, तो आपको तो ये लगना चाहिए कि हम इस दुनिया के सबसे एक अमीर तरीन शहरों में से एक होना चाहिए हमें, अगर हम उसमें से टैक्स कलेक्ट करें। That's not the case. Not only is that not the case, let me share an interesting number with you. इंडिया का शहर है चेन्नई,
Chennai collects more urban property tax than the entire province of Punjab in Pakistan. जो हमारा सबसे बड़ा और पॉपुलस सूबा है उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इंडिया का एक शहर इकट्ठा कर रहा है इस वक्त. एंड गिवन हाउ impacted our country and our cities are by real estate and how much of a role it plays, it is ridiculous that that disparity exists. क्योंकि यहाँ पर भी खुली एक बात है, अंडर द टेबल सबके सामने एक डीसी रेट डिसाइड हुआ हुआ है प्रॉपर्टी का, और उससे कहीं ज़्यादा में प्रॉपर्टियों का लेन देन होता है, और डीसी रेट के हिसाब से वो टैक्स दे के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चुप करा देते हैं और बाकी प्रॉपर्टी का काम अपने हिसाब से चलता रहता है. जी, मुझे मैंने ये देखा कि आप डिक्लेयर करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, जबकि एक्चुअली 5 करोड़ की है. अगर आप नेट पर जाकर देखें, इमरान खान के असासे देखें, तो बनेगा ना दैट पैलेस ओवर देयर विच इज़ वर्थ 50-60 करोड़, वो 3 करोड़ का डिक्लेयर किया हुआ है. अब उस पर अगर कोई टैक्स दे भी दे तो कितना होगा? तो आपकी बात से मुझे ये मॉडल समझ में आ रहा है कि ये जो कच्ची आबादियाँ 21-22 जो हैं, नहीं कितनी आपने 63 बताई, हाँ, और टोटल रिहायशी उसके कोई 3,80,000. ये अगेन ये एस्टिमेट है. हाँ, सो दैट्स अबाउट 30% of the population? 38% of the so-called urban population of Islamabad. जी. तो अगर ये टैक्स वसूल किया जाए तो इन बस्तियों को फिर पक्का किया जा सकता है, और ऐसा किया जा सकता है कि वो रहने के काबिल हों, और ये भी कि उनको देखकर तकलीफ ना हो. ये ना हो कि उधर कूड़े का ढेर लगा हुआ हो, उधर गंदगी हो, ले उसे साफ किया जाए, ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ मुहैया की जाए. तो दैट इज़ द मॉडल. तो अब इसमें रुकावट क्या है? दिस सीम्स लाइक अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू. व्हाट्स स्टॉपिंग दिस? इट डज सीम वेरी सेंसिबल जी. मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं है. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये इसके लिए आपको सीडीए के डीएनए पे जाना पड़ेगा वापस, कि अगर एक डेवलपमेंट के लिए एक इदारा बनाया गया है तो वो उसी इदारे को जब आप गवर्नेंस भी सौंप दें तो वो तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. आप क्यों ज़मीन एक कच्ची आबादी को एलोकेट करके उनको ये सहूलियात मैसर फराहम करना चाहेंगे, जब आप उसी को डिमोलिश करके एक एक प्लॉट बना के अरबों रुपए में बेच सकते हैं? इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर देम. बट द फैक्ट दैट दे आर आल्सो पुट इन चार्ज is absolutely ridiculous. इसी पे मैं दूसरी उस पर आता हूँ, जो कि पानी का, आपने कच्ची आबादी की बात की, is something as basic as the supply of water. अब इसको मैं थोड़ा लिमिटेड रखूँगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा है, मेरी रिसर्च का फोकस भी इस्लामाबाद में पानी पे था. बट ड्यूरिंग दैट रिसर्च the one kind of realization that I got was कि पानी की गवर्नेंस में जितनी एक एंटी पुअर एक टिल्ट है इस्लामाबाद में, उतना किसी और चीज़ में नहीं है. बिकॉज एट ऑल पॉइंट्स जिनके पास नहीं है पानी, देर एक्सपेक्टेड टू नॉट ड्रिल बोर्स, लेकिन हम आपको पानी भी नहीं देंगे, लेकिन आप बोर भी ना करें. आपको आप पोल्यूशन भी ना करें, लेकिन आपको हम कोई सूरेज सिस्टम भी नहीं देंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं देंगे. आप इंक्रोचमेंट भी ना करें, लेकिन आपको कोई हम शेल्टर भी नहीं देंगे. ये कॉन्स्टेंटली एक चीज़ है जो कि स्टेट की तरफ से ये बात रीइंफोर्स की जाती है हर जगह पे. अब इसके लिए कुछ पानी के डायनामिक्स समझना ज़रूरी है. मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, जस्ट एज अ बेसिक ओवरव्यू. इस्लामाबाद की पानी की डिमांड अकॉर्डिंग टू CDA इज़ 220 मिलियन गैलन्स डेली, MGD जो कहते हैं उसको. ये फिगर बहुत आउटडेटेड है. ये आज से CDA ने 10-15 साल पहले कहा था, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इट हैज़ चेंज्ड सिंस देन. पर उस वक्त पे इस 220 MGD की डिमांड को सप्लाई किया जा रहा था सिर्फ 70 MGD के साथ. That means there is 150 MGD being unmet constantly. अब ये जो 70 था, ये हम रावल डैम से, सिमली डैम से और खानपुर डैम से ये सप्लाई हम ले रहे थे, और कुछ हमारे 200 पब्लिक ट्यूबवेल्स थे, उनमें से हम पानी ले रहे थे. तो बाकी का पानी के बगैर तो नहीं रह सकते. तो बाकी 150 MGD कहाँ से आ रहे हैं? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वो आ रहा है ज़मीन के नीचे से, और टेक्निकली CDA के कवानीन के मुताबिक प्राइवेट बोर करना या प्राइवेट टैंकर
ऑपरेट करना इलीगल है, लेकिन इसको बिल्कुल इन्फोर्स नहीं किया जाता क्योंकि जब आप पानी नहीं फराहम कर रहे तो लोग तो पानी निकालेंगे नेचुरली। सो इस कानून के अंदर अपनी भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, पर सवाल ये है ये डिसाइड कौन करता है। इसलिए आज का ये मौजू भी ये है लोकल गवर्नमेंट का, ये नहीं कि ये फैसले गलत किए जा रहे हैं, ये मॉडल गलत है। सवाल ये है कि हु गेट्स टू मेक विच डिसीजंस फॉर होम। अगर 70 मिलियन गैलन डेली है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये 70 किसके पास जाएगा और किसके पास नहीं जाएगा। मेन सवाल बार बार यही आता है। ये जो 38% मैंने आपको बताया, इसमें से 27% के पास सिर्फ पब्लिक वाटर सप्लाई है। दैट्स अ क्वार्टर ऑफ द, अगर आप कह लें कि 4 लाख का एस्टिमेट था तो इसका मतलब है कि 1 लाख के पास पानी का सप्लाई है पब्लिक, 3 लाख के पास नहीं है। तो वो 3 लाख क्या करेंगे पानी के बगैर। यूजुअली आप देखेंगे कच्ची आबादी का पैटर्न एक होता है, उनकी सेटलमेंट्स होती हैं जो ये इस्लामाबाद की नालियाँ और स्ट्रीम्स हैं इसके इर्द गिर्द, बिकॉज दैट्स दी ओनली काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर रियल एस्टेट जिधर और कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे एक कच्ची आबादी ओवर टाइम डेवलप हो जाती है। या तो वो पैसे इकट्ठे करके अपना एक कुआं खोदते हैं, जो कि और भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो पानी 50 फुट पे मिल रहा था वो अब 300 फुट पे मिल रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। फिर वो पैसा इकट्ठा करके बोर करते हैं अपना एक कम्युनिटी का, जो कि सब फिर मुश्तरका तौर पे उसको शेयर करते हैं। लेकिन ये जो पानी है भी जो स्ट्रीम का है, जिसको फिर उसको अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, इस्लामाबाद और पिंडी के पानी की क्वालिटी पे बेतहाशा स्टडीज़ हैं और हर एक पे ऑलमोस्ट ये यूनानिमसली एग्री हुआ है कि इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इट हैज़ ट्रेसेस ऑफ हेवी मेटल्स, ऑफ आर्सेनिक, माइक्रोबियल ग्रोथ, नहीं है फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, लेकिन फिर भी लोगों को ज़बरदस्ती वो पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ वाटर इन दिस सिटी। जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे जब बारिश ज़्यादा होती है, दीज आर ऑल्सो द पीपल हु आर मोस्ट ससेप्टेबल टू फ्लड्स देन, क्योंकि पक्के मकान तो चलें, E11 में इंसिडेंट हुआ था आज से 2 साल पहले जब एक बेसमेंट फ्लड हो गई थी, बट अदरवाइज़ यहीं जो कच्ची आबादियाँ होती हैं इन्हीं के ऊपर फ्लड का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है नेचुरली। तो पानी की सप्लाई नहीं है, जो पानी है वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और जहाँ पे उनको घर बनाने पे मजबूर किया गया है वो भी सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल टू फ्लडिंग है। मैं इस पे एक मिसाल और दूंगा। I-10 में यहाँ पे एक आबादी है और अपनी रिसर्च के चक्कर में मैं एक दफ़ा वहाँ पे गया था और इंटरव्यू कर रहा था लोगों को, और मैंने उनसे पूछा कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, एंड आई वाज ऑनेस्टली शॉक्ड बाय द अरेंजमेंट दैट दे हैड, क्योंकि बोर करने के पैसे उनके पास नहीं थे और इसी तरह से एक नाली के बिल्कुल साथ में उनका वो था। उन्होंने कहा हमने कुआं खोदने की कोशिश की लेकिन वो पानी की स्मेल से पता लग गया कि ये पीने के काबिल नहीं है। एक CDA का पब्लिक ट्यूबवेल है लेकिन वो चल के इतना करीब नहीं है, तो कभी किसी के पास कोई मोटरसाइकिल होती है तो बच्चों को उस पर बैठा के भेज देते हैं कि आप पानी ले आएँ। देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ समथिंग एज फंडामेंटल एज वाटर was basically relying on the generosity of their neighbors, क्योंकि जो इनके इर्द गिर्द के पक्के मकान में लोग रह रहे थे उसमें से अगर कोई अच्छा शख्स हो तो वो अपनी टूटी 2 घंटे के लिए खोल लेता है हर रोज़, और यहाँ से लोग बाल्टियाँ ले जाके वहाँ पे पानी भर के ले आते हैं और पूरा दिन वो इस्तेमाल करते हैं। तो आई कांट इवन इमेजिन हाउ प्रिकेरियस ऑफ अ लाइवलीहुड और लाइफ दैट इज़, जिधर पानी जैसी चीज़ मुझे अपनी किसी पड़ोसी के जेनरोसिटी पे रिलाय करना पड़े कि अगर वो चाहे तो वो मुझे पानी देगा, अगर चाहेगा तो नलका बंद So the poor are basically scum. बेसिकली। They live on the margins of life. या Then what we have is a hugely inequitous society, एब्सोल्युटली। and there are no plans to change it. It seems. नॉट ओनली आर देयर नो प्लान्स टू चेंज इट जी, जो 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ का मैंने जिक्र किया, उनको आपके ख्याल से कौन पानी दे रहा है? उनको CDA नहीं दे रहा पानी, उनको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन भी पानी नहीं दे रही। उनको परमिट के साथ या परमिट के बगैर एक खुली छूट है कि वो ग्राउंड वाटर पंप करें, और उनके पास पैसे हैं कि वो 4 इंच का पाइप लगाएं कि 6 इंच का पाइप लगाएं और जितना मर्जी पानी निकालना है वो निकालें। सो बेसिकली यू हैव गिवन अ म्यूचुअल वाटर टेबल over to private sector housing corporations to do with what they will. And as a result of this, here is a fun fact. पाकिस्तान का कह रहा हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी का ग्राउंड वाटर टेबल is falling by roughly 6 to 7 feet every year. And that is a huge number as far as ground water tables go, because ये आप एक across इस्लामाबाद और पिंडी imagine करें कि 6-7 फुट हर साल वो पानी मज़ीद डिप्लीट होता जा रहा है। So there have been attempts to rectify it, मैं ये नहीं कहूँगा,
पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज है, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। 100 जगह पे उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाए हैं कि बारिश का पानी आए तो उसको हम चैनल करके ग्राउंड वाटर टेबल में वापस डाल दें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने कभी सीरियसली नहीं लिया, इवन दो CDA के कवानीन के मुताबिक इट्स मैंडेटरी। मैनी पीपल इन इस्लामाबाद डोंट नो दिस। अगर आपका 500 स्क्वायर यार्ड से बड़ा घर है तो CDA के कवानीन के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मैंडेटरी, नोबडी डज इट बिकॉज इट हैजंट बीन इन्फोर्स्ड। वो कहाँ किन किन के घर जाकर कहेंगे? मगर इससे जुड़ा हुआ ये मसला है कि कोई पानी पर टैक्स ही नहीं है। बिल्कुल। आप जितना पानी इस्तेमाल करना चाहें, आपको तो फिक्स मंथली चार्ज देना होता। वाटर मीटर अगर लगाते, जिस तरह से बिजली के मीटर लगाते, तो फिर लोग देखकर इस्तेमाल करते, लेकिन अब तो खुली छूट है। लिहाजा आप देखते हैं कि लोग गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी, ऐसे मौसम में जब बाकियों के पास पीने का नहीं होता। बिल्कुल। एंड आई मीन दिस, So how do you fix this with taxation, and what would be the means of enforcing it? देखिए इसके लिए सबसे पहला जो कदम आपको लेना होगा, विच इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, इज़ वाटर मीटरिंग। एज यू सेड, पानी की मीटरिंग होगी तो आपको पता लगेगा कि पानी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। उसके बगैर तो कुछ नहीं कर सकते आप। पानी की मीटरिंग जब आप कर लें, क्योंकि इस वक्त एज यू सेड प्लॉट साइज़ के हिसाब से एड हॉक बेसिस पे आपको बिल्स पकड़ा दिए जाते हैं, बेशक जितनी भी आपकी यूजेज हो पानी की, एंड दैट्स नॉट सफिशिएंट टू, उससे आपको इतना पैसा नहीं वसूल होता कि आप मीटरिंग में इन्वेस्ट करें। सो दैट्स अ थिंग दैट द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर, देयर इज नो अदर वे। एक दफ़ा जब मीटरिंग हो जाए, द इंटरनेशनल जो अग्री किया जाता है जिस पे वो एक स्लैब रेट है टैक्स का पानी के, जिधर एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट है जो आप सबको पे करनी है, और उसके ऊपर जितनी आपकी यूजेज इंक्रीज़ करती है उसी हिसाब से आपका पानी की चार्जेस जो हैं, टैक्सेशन जो है वो उसी हिसाब से इंक्रीज़ करती है। तो आपने अगर 6 इंच का पाइप लगा के बोर करना है और आपने ड्राई सीज़न के अंदर अपने 4 कनाल के लॉन को पानी देना है, आप बिल्कुल दें, लेकिन आप उस हिसाब से फिर अपना बिजली का बिल भी देंगे। चलिए, ये बात हम इधर ख़त्म करते हैं कि पानी के मसले से निपटने के लिए वाटर टैक्स लगाना है, और वो वाटर टैक्स फिर इस्तेमाल हो कच्ची आबादियों तक पानी पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। आगे चलें। What's the next big challenge for Islamabad? The next challenge is, I would say, in terms of transport and mobility. क्योंकि ये शहर इतना conducive है to creating pedestrian friendly infrastructure, cycling, public transport, because obviously it's a planned city, तो आपके पास मौके ज़्यादा होते हैं कि आप उस पर एक नेटवर्क बिछा सकें। लेकिन इसके अगेंस्ट हमेशा एक रेजिस्टेंस आई है, बिकॉज़ अब मैं अपने इंजीनियर ब्रादरान को नाराज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन कन्वेंशनल अर्बन प्लानिंग जिस तरीके से अप्रोच की गई है, स्पेशली पाकिस्तान में, ये सिर्फ इस्लामाबाद का मसला नहीं है, हैज़ बीन वेरी इंजीनियरिंग सेंट्रिक। जिसका मतलब है कि जब वो एक शहर को देखते हैं तो आपको ओवरपास या अंडरपास या सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाना आपको ज़्यादा ऑब्वियस लगता है कि ये एक अर्बन प्लानिंग चैलेंज है, इसको मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, व्हेन द ओनली वेपन यू हैव इज़ अ हैमर देन एवरी प्रॉब्लम इज़ अ नेल, तो आप हर चीज़ को फिर उस तरीके से अप्रोच करते हैं। बट अर्बन प्लानिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बिकॉज सिटीज़ आर एसेंशियली माइक्रोकॉस्म्स ऑफ एंटायर कंट्रीज़। इसमें अर्बन आर्किटेक्चर एक और फील्ड है, अर्बन गवर्नेंस एक और फील्ड है, पानी का निज़ाम एक और, वो हर एक के लिए आपको एक पूरी आर्मी चाहिए लोगों की जो कि इसको एड्रेस कर सके। एंड येट अभी तक हमारे प्लानिंग कमीशन में अगर कोई अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड नौकरी तक आती है तो उसका प्री रिक्विजिट हमेशा इंजीनियरिंग का होता है। जब आप जाकर उनसे डिस्कस करें कि जी हमें एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, हमें पेडेस्ट्रियनिज़म चाहिए, या हमें कोई बाइसिकल लेन चाहिए, तो एक डिसमिसिवनेस होती है हमेशा कि जी ये तो मगरबी ममालिक में या यूरोपियन ममालिक जो छोटे छोटे से होते हैं उनके लिए ये सूटेबल है, हमारे लिए नहीं है। विच इज़ आयरॉनिक बिकॉज कंसिडरिंग वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है। ये जिस रेट से आपके शहर बढ़ रहे हैं, आपको ही तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। जी, लेकिन देखिए कहीं कहीं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है और कहीं नहीं भी चलती। अगर आप अमेरिका के शहर डैलस या ह्यूस्टन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर भी दें तो कोई वो कॉस्ट आप कभी रिकवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने फैले हुए हैं। उसके लिए तो फिर गाड़ी लाजमी है, और हर लोग
एक दिन में 100 मील चलाते हैं, 200 मील चलाते हैं, रिहाइश इधर है और काम मुलाजमत जहाँ वो करते हैं कहीं और है। तो ये चीज़ तो चल नहीं सकती ना, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ एक तो एनर्जी की किल्लत है, आप पेट्रोल जलाएंगे, आप गाड़ियाँ लाएंगे, तो अगर आपने इसको ऑटोमोबाइल सेंट्रिक बनाना है, अगर आपने बनाया है तो फिर तो ये फैलता चला जाएगा। बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव मॉडल जो है वो यूरोप का है। तो यूरोप के शहर छोटे हैं मगर उनका सेंटर होता, उन शहरों का एक समझ लीजिए मरकज़, एक मरकज़ है या 2-3 मराकज़ हैं या उससे भी ज़्यादा, विच आर सेंटर्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। आप डैलस ह्यूस्टन में फिरते रहें तो बस बिल्डिंगें दिखाई देंगी, शाहराहें, आप उधर चल भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ियां हैं, इंसान नहीं है वहाँ पर। वो मॉडल ऐसे लगता है कि हमने बेहतर समझा है बजाय यूरोप के। हमारी बदकिस्मती एक्चुअली ये थी जी कि जब हम ये शहर बना रहे थे तो उस वक्त पे जो यूएस मॉडल ऑफ अर्बनिज़म था वो बहुत प्रेवलेंट था 60s में स्पेशली। तो इस जगह के अर्बन प्लानर्स ने भी ये सोचा कि क्यों ना उसी मॉडल को अडॉप्ट करके हम एक ग्रिड नेटवर्क बिछा दें और सड़कें, हालांकि खैर दिस इज़ आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू जिन्होंने जो अर्बन प्लानर थे हमारे, क्योंकि अगर उसमें भी आप अगर मरकज़ को देखें तो मेन हाईवेज़ हैं और मरकज़ एटलीस्ट इफ़ नथिंग एल्स एक पेडेस्ट्रियन जोन है जिधर कम्युनिटी सेंटर्स हैं और इस तरह की चीज़ें। हमने तो उससे भी बिल्कुल ही मुँह मोड़ लिया। जैसे आपकी बात है, अगर आप देखें अर्बन प्लानिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपका सबसे छोटा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस एक गाड़ी है तो आप शहर को 3D पर्सपेक्टिव से देखकर कहेंगे कि जी मैं गाड़ी के लिए एक शहर प्लान कर रहा हूँ, ये सड़क है, गाड़ी ऐसे आएगी, इधर पार्क होगी, ये कार पार्क बनाना पड़ेगा, आपको फिर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके इर्द गिर्द बनाना पड़ेगा। अगर आप यूनिट को एज ए ह्यूमन बीइंग को एक यूनिट के तौर पे देखते हैं तो फिर आप लोगों के इर्द गिर्द अपने शहर बनाते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ चल सकते हैं, कहाँ से कहाँ नहीं चल सकते। लेकिन ये एक अनफेयर बात है कि आपने पूरा सिस्टम गाड़ियों के इर्द गिर्द बनाया है, which is a vicious cycle of course because it perpetuates itself more and more। और आप कहें कि जी ये तो हमारा माहौल ही इस तरह का नहीं है कि हम पेडेस्ट्रियनिज्म को प्रमोट कर सकें, क्योंकि आपने कभी वो करने की जहमत ही नहीं की। पॉइंट मेरा ये है जी कि अगर आप उसकी भी मिसाल ले लें, ये लाहौर की मिसाल ले लें। अगर आप जो पिछले 10-20 सालों में उस शहर को देख चुका है, लाहौर में ओवर पासेस, अंडर पासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन क्या उस शहर में ट्रैफिक बढ़ी है कि कम हुई है? ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है इस वक्त कि सड़क ऐड करने से, सड़क में लेन ऐड करने से गाड़ियाँ कम नहीं होंगी, ट्रैफिक और कंजेशन ईज़ नहीं होगी। इसकी हमारे पास सबूत है इस बात का। लेकिन हम फिर भी लेन पे लेन ऐड कर ही जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे ये कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। हम अगर ब्लू एरिया में 5 पार्किंग प्लाजास बना देंगे तो उससे हमारा मसला हल हो जाएगा। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कें बनाने में कोई मसला है। आप बस सिस्टम भी बनाएंगे, उसको भी तो सड़क पे चलना ही है ना। सड़क बनाएं, लेकिन अपना पूरा का पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंडिचर है, अगर आप वो सारा गाड़ियों में और गाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल लेंगे, दैट इज़ बेसिकली वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम। इस वक्त पे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मीगर किस्म की है इस्लामाबाद में। एक हमने रेड लाइन बनाई जिसका मकसद था पिंडी को एसेंशियली सेक्रेटेरिएट से कनेक्ट करना। बहुत धक्कों के बाद हमने एक ऑरेंज लाइन बनाई जो कि हमें एयरपोर्ट तक लेकर जाती है, और अभी रिसेंटली एक ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन बनी जो कि बहुत खुशाइंद बात है, होनी चाहिए। एक पिम्स से गुलबर्ग ग्रीन्स तक और एक पिम्स से बाराको की तरफ। अभी दोबारा, ये खैर बहुत सालों से बात चल रही है, लेकिन एक और अनाउंसमेंट अब हुई है कि जनवरी में 13 नए बस रूट्स शुरू कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद में। आई होप इट हैपन्स, बट आई हैव बीन हियरिंग अबाउट इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट हैजंट हैपेंड येट। आज के अखबार में ख़बर थी कि इस्लामाबाद में बाइसिकल लेन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आज तक इस पे यकीन थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि आज तक जब इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, देव बीन वेरी टोकनिस्टिक। F6 में वो एक बाइसिकल स्टैंड है जो सब ने देखा है, F6 मरकज़ में, जिधर 6 साइकिलों की जगह है और उस पर लिखा हुआ है कि एक गाड़ी की जगह 6 साइकिलें आ सकती हैं।
और उसमें मैंने आज तक कोई साइकिल खड़ी हुई नहीं देखी। उधर तो फॉरेनर्स की तफरी के लिए F6 में वो बाइसिकल लेन बनाया जाता है, नॉट फॉर एक्चुअल ट्रांसपोर्ट। देखिए असल मसला ये है कि जहाँ आप काम करते हैं और जहाँ आप रहते हैं, अगर इन दोनों में फासला हो तो फिर तो आप साइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर या तो आपको मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना होगा या फिर गाड़ी चाहिए होगी। दोनों सूरतों में आपको पेट्रोल खर्च करना होगा, दोनों सूरतों में आपको गाड़ी चाहिए, आपको सड़क उधर लगानी होगी। तो इसका मतलब ये कि जो आबादी है उसको ज़्यादा डेंस होना चाहिए। बिल्कुल। डेंस अगर किया जाए तो उसमें हाई राइजेस चाहिए आपको। अब हाई राइजेस के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये कि बदनुमा होते हैं, आपको उतनी स्पेस नहीं मिलती है। जो रिहायशी है वहाँ पर बंगले की बात और होती है, फ्लैट की बात और होती है। लेकिन सब कुछ देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद की क्या शक्ल सूरत होनी चाहिए आने वाले वक्तों में, और दुनिया का कोई ऐसा शहर है जिसको आप मॉडल के तौर पर सामने रख सकें? देखिए पहले इस्लामाबाद से शुरू कर लेते हैं। सिंगापुर के बारे में सोचिए। डज सिंगापुर अपील टू यू? देखिए एक तो आपने बदनुमा की जो बात की वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम फॉर सम रीज़न सोचते हैं कि अर्बन डिज़ाइन और अर्बन आर्किटेक्चर ये एक कुछ सुपरफ्लूअस चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है, और हम एक मिनिमलिस्ट कंक्रीट डब्बा बना सकते हैं और वो ठीक है। ज़रूरी नहीं है। नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर एक पूरा है, मतलब इस खैर अर्बन डिज़ाइन की फील्ड थोड़ी फ़र्क है तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करूँगा, बट ऑल आई विल से इज़ दैट इट इज़ वेरी पॉसिबल टू मेक सिटीज़ which are densely populated but are also beautiful, and most cities in Europe are a good example of this as well, जो कि densely populated हैं, एक कोर के इर्द गिर्द हैं और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं और वॉकेबल भी हैं। जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, अब देखें सिंगल फैमिली यूनिट्स तो बन चुके हैं, अब उनको पूरे शहर को बुलडोज करके दोबारा तो हम बनाने से रहे। तो अब इसके दो तीन चीज़ें हैं जो आगे हो सकती हैं। एक तो ये कि जो अब जितनी डेंसिटी इंक्रीज़ की जा सकती है आगे जाते हुए उतना करना चाहिए। जो आपने बात की ना कि बंगले की बात और है, फ्लैट की बात और है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसीलिए तो एक अर्बन मॉडल होता है और एक सब अर्बन मॉडल होता है कि अर्बन कोर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, लोग थोड़े छोटी जगहों पे रहते हैं, पैक्ट उसमें रहते हैं, रेंट अमूमन ज़्यादा होता है, और जितना आप दूर जाएं अर्बन कोर से उतना सब अर्बन एक लाइफस्टाइल होता है जिधर सिंगल फैमिली यूनिट होम्स होते हैं वगैरह वगैरह। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने एक सबअर्बन मॉडल लेके अपना अर्बन कोर एक सबअर्बन मॉडल पे बना दिया, जिधर हमारे शहर का कोई मरकज़ ही नहीं है, क्योंकि सारे सिंगल फैमिली यूनिट्स हैं और उसी को स्प्रेड किया हुआ है यहाँ से लेकर B17 तक। और ये चलता, और आप अब खुद सोचें कि यहाँ से लेकर GT रोड तक अगर मुकम्मल आबादी हो जाए तो आपको गाड़ी चलाने में कितनी तकलीफ होगी यहाँ से वहाँ तक, और आप कितने सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाएंगे, आप कितने अंडरपास और ओवरपास बनाएंगे, और इस शहर को कितना ज़्यादा आप, अगेन सॉरी टू से, लेकिन लाहौर की तरह बनाते जाएंगे विथ मोर ओवरपासेस एंड अंडरपासेस। एक बात मैं और इसमें ऐड करूँगा कि कम अज़ कम और कुछ अगर ना हो तो हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि अगर हम अपने मरकज़ को ही एज ए पेडेस्ट्रियन जोन ट्रीट करें तो क्या होगा। अब इस पे बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत चैलेंजेस भी हैं, और सबसे पहला चैलेंज हमेशा लोग कहते हैं कि जी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो सूटेबल नहीं है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा फ़र्क है। वो सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ इस तरह के भी शहर हैं सदर्न यूरोप में मिसाल के तौर पर, जिधर गर्मी बहुत होती है लेकिन फिर भी एक पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना आप कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जिसे कहते हैं वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हीट को वो कैप्चर करता है, फिर वो हीट को रिलीज़ करता है, और आपकी क्लाइमेट, आपकी टेम्परेचर के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है उससे। तो आपको पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, विच विल इंक्लूड मोर ग्रीन कवर, इट विल इंक्लूड शेड, पानी को यूज़ करना होगा आपने। इसके पूरे तरीके हैं, इसका पूरा एक सिस्टम्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो उसको हम ऑफ द बैट इस पे नहीं इग्नोर कर सकते कि जी क्योंकि हमारा क्लाइमेट सूटेबल नहीं है तो हम पेडेस्ट्रियनिज्म नहीं अडॉप्ट करेंगे या हम साइकिल नहीं अडॉप्ट करेंगे। ये चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि इसका मुतबादिल ये है कि आप गाड़ियों पे फोकस रखें अपना, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हर जगह पे हों। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है, ये जो नई रूट्स भी होंगी इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं कि ये फिक्स्ड कॉरिडोर रूट के हिसाब से हैं जो कि एक डेस्टिनेशन को दूसरे से जोड़ने पर फोकस करते हैं।
What it lacks is a general bus service which serves as a grid across the entire city. क्योंकि अगर आपने गाड़ियों का मुतबादिल बनाना है ना इसको, तो आपको मुझे ये चाहिए होगा कि अगर मैं अपने घर से निकलूँ तो मुझे 5 मिनट की एक्सेस पे एक बस स्टेशन मिल सके, और वो बस स्टेशन मुझे जहाँ मैंने जाना है उसके 5 मिनट के रेडियस के करीब मुझे उतार सके। ये एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, साफ़ सुथरा हो और कनेक्टेड हो। तब ही जाके आप अगर एक सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि वो गाड़ियाँ ना चलें। एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि अगर इस्लामाबाद में हर तीसरे घर में गाड़ी हो तो क्या इधर ट्रैफिक चल सकेगी कि नहीं? इट विल बी टोटली जैम्ड अप। इतनी जगह ही नहीं, चली वो आ गई सड़क पर, लेकिन फिर ट्रैफिक जैम्स हर तरफ होंगे। लाहौर में अब ये होने लगा है, बाज़ दफ़ा तो ऐसे घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, चलिए एक हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे। आप अगर सड़कें बनाते चले जाते हैं, ये इंडिविजुअल हाउसिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनते चले जाते हैं, तो फिर ज़मीन, ज़र्राई ज़मीन वो ख़त्म होती जाएगी, तो फिर अनाज कहाँ से आएगा, फसलें कहाँ उगेंगी? दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इजिप्ट। काहिरा के अतराफ़ में जो ज़रख़ीज़ ज़मीन थी वो सारी अब ख़त्म हो गई, और वो मुल्क जो एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा करता है अब उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। यही चीज़ हमारे ऊपर यहाँ भी होगी। जंगलात ख़त्म होंगे, खेत ख़त्म होंगे, और होते चले जा रहे हैं। पहले जब हम यहाँ पिंडी से, इस्लामाबाद से लाहौर जाते थे तो आसपास हरे भरे खेत दिखाई देते थे। अब वो शहरों का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं होता। ये सोचें कि ये सिर्फ 20-30 साल में हुआ, 50 साल बाद क्या होगा? Will there be any agricultural land that you will see in going from here to Lahore? एक्चुअली जी, इस पे लाहौर में अभी बहुत रिसेंटली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हुई है, बिकॉज जो आप कायरो की बात बता रहे हैं, दिस इज़ वेरी रेलिवेंट टू लाहौर ऑल्सो, बिकॉज सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू अगर आप उसको देखें तो लाहौर की पेरिफेरीज तकरीबन गायब हो चुकी हैं। मतलब वो बिल्कुल ही कॉन्क्रीटाइज हो चुकी हैं, एंड यू कैन सी, मतलब विजुअली नज़र आता है आपको वो कि वो ग्रीन से ग्रे में कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हुई है पिछले 10-20 सालों में। इसका बहुत बड़ा इशू हमारे डेवलपमेंट के मॉडल के साथ भी है, ब्रिंगिंग इट मोर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट काइंड ऑफ साइड ऑफ थिंग्स। और इस्लामाबाद में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैंने अपने पास इसलिए नोट की हैं, मैं वो मिस नहीं करना चाह रहा था। हमारे CDA की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कहीं पर्चा वगैरह काट देंगे मुझ पर, लेकिन बड़ी कुछ दिलचस्प ले लें, चोर है। नहीं नहीं, उनका नाम से ज़्यादा काम ज़रूरी है, तभी मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे उन्होंने अनाउंस किया था कि शक्करपड़िया नेशनल पार्क के अंदर उन्होंने ऑक्शन अनाउंस कर दिया प्लॉटिंग का, क्योंकि वो वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाना चाह रहे थे, और एडवर्टिजमेंट के मुताबिक वो था अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ JBR दुबई, शक्करपड़िया नेशनल पार्क के अंदर। इसी तरीके से यही साहब थे जिन्होंने ट्विटर पे जाके एक पोल किया कि जी मुनाल की सड़क पे एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों ना हम बरी इमाम से एक और सड़क निकाल लें मरगला हिल्स की थ्रू मुनाल की तरफ, ताकि वो एक रिंग रोड बन जाए, ताकि ट्रैफिक थोड़ी सी कंजेशन उसकी कम हो। और शेरी रहमान जो उस वक्त पे मिनिस्टर थी फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने उनको ट्विटर पे जाके वहाँ पे उनको जवाब देना पड़ा कि जी आपका काम नहीं है, ये मरगला हिल्स नेशनल पार्क है, इसके कुछ अपने कवानीन हैं, कुछ एक तौर तरीका है, आप ट्विटर पे एक पोल डाल के नहीं कह सकते कि मैं इस पार्क के थ्रू सड़क बना लूँ, हाँ या ना में जवाब दूँ। ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से आज से 10 साल पहले एक आइडिया निकला था कि हम मरगला हिल्स के नीचे से एक टनल गुजारेंगे ताकि यहाँ से हरीपुर को कनेक्ट किया जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा सू मोटो केस लेके इसको रोकना पड़ा कि आप टनल नहीं बना सकते मरगला हिल्स के नीचे से, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है। इसी तरीके से हमारा नेवी का सेलिंग क्लब है रावल डैम में। इसी तरीके से हमारा एक गोल्फ कोर्स है जो मैं भूल रहा हूँ E8 या E9 में है, या नेवी या एयरफोर्स के सेक्टर में आता है। बट माई पर्सनल फेवरेट इन ऑल ऑफ दिस वॉज, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुनाल जब बंद करवाया था और उस पर केस चला और उनको पता लगा कि इसका जो अब डिटेल्स उसकी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसका रेंट या तो अफवाज को जा रहा था या इस तरह का कोई बात थी। तो मिलिट्री ने आगे से क्लेम ये किया अपने केस में कि एक्चुअली ये जो 8000 एकड़ है मरगला हिल्स की, ये एक्चुअली सारी हमारी है। और ये हमारी क्यों है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बनने से पहले जब पिंडी था तो पिंडी का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो ब्रिटिश आर्मी को दिया गया था कि आप अपने यहाँ पे अपने यही जानवरों वगैरह के लिए या जो भी वहाँ पे रखने के लिए आप एक ये मिलिट्री एरिया है। तो क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी को दिया गया था तो इसका मतलब है कि ये हमें दिया गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक्चुअली कहना पड़ा इन अल्फाज के साथ कि जी उस वक्त पे पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त पे इस्लामाबाद भी नहीं था, पाकिस्तान का आइन आ गया है, उसके बाद एक शहर बन गया है, सीडीए बन गया है, उसके बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है, तो ये 8000 एकड़ आपके नहीं है, ये मरगला हिल्स नेशनल पार्क है। फिर भी ले गए ना। अच्छा ये बताइए, ये जो F9 पार्क में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट है जी, it is an eyesore. This is a public park sold to an American franchise company. What could be a bigger disgrace to this city than to have a McDonald's in a park where people are, where this is one of the few places where people can go for a walk, for recreation. It should be bulldozed. बिल्कुल, अगर किसी चीज़ को बुलडोज करना चाहिए तो वो तो ऑब्वियसली वही है, बट दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ये हमारे डेवलपमेंट मॉडल के अंदर एक इशू है कि आपने जो शहर की रखवाली के लिए भी जिसको रखा है वो वही है जो कि पैसे कमाता है उस शहर को बेचने से। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी रिसेंटली एक और सड़क का इन्होंने एक वो किया था, अनाउंस किया था अलेक्जेंडर रोड के नाम से, जो कि शाह दित्ता से जाएगी मरगला हिल्स के दूसरी तरफ, और वो रोड पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी विदाउट इवन एन ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है उसके बगैर। और उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन ये दी कि जी क्योंकि वहाँ पे कच्चा एक पाथ ऑलरेडी है जो कि लोकल यूज़ के लिए है, तो वो सड़क तो एग्जिस्ट करती है, तो एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं थी एनवायरमेंटल असेसमेंट की टू मेक अ मेटल्ड रोड थ्रू अ नेशनल पार्क। वो एनवायरमेंटल असेसमेंट भी एक खानापूरी होती है, वो तो हमेशा ओके कर देते हैं उसको। जो इधर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में किया था, जो हमारी यूनिवर्सिटी को दो में तोड़ा, उसका भी एनवायरमेंटल उन्होंने कर ही दिया था। तो दैट डजंट मैटर। अच्छा चलिए, वक्त बहुत कम है। आई वांट यू टू से व्हाट यू वांट विद दिस आइडिया ऑफ लोकल गवर्नमेंट। व्हाट इज़ इट दैट यू हैव इन माइंड, उसकी थोड़ी सी आप वजाहत करें। ये है जी कि जैसे मैंने कहा, मेरे मुताबिक, एंड आई थिंक दिस शुड बी कॉमन सेंस, giving away the capital of your the fifth most populous country in the world to an unelected bureaucratic institution makes absolutely no sense. Local governments एक बहुत obvious चीज़ है जो कि इस मुल्क को जिसकी ज़रूरत है, एक फंडामेंटल थर्ड टियर है डेमोक्रेसी का जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इसको हमने इतना ऑप्शनली ट्रीट किया है कि इसकी आप ये देख लें कि इलेक्शन साइकिल तक हमारे फेडरल और प्रोविंशियल साइकिल्स के साथ सिंक्ड नहीं है। इसको एज अ ऑप्शनल थर्ड एंटिटी कंसिडर किया जाता है कि जब करेंगे तो। इस शहर में पिछले साल इलेक्शंस होने थे दिसंबर में, जो कि आखिरी मिनट पे उनको डिले कर दिया गया। मार्च में हमें एक और एश्योरेंस मिली कि इलेक्शन हो जाएगा। जुलाई में मेरे ख्याल से ECP ने कहा कि हम तो तैयार हैं, आप इलेक्शंस करवा लें जब आपने करवाने हैं। एक दफ़ा हमने इलेक्शन करवाया था, and this history is a little important to understand why this demand is important. 2015 में हमने एक लोकल गवर्नमेंट पहली दफ़ा इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस की 50 साल के बाद ऑफ द सिटी एग्जिस्टिंग। अब आपको वो मेयर पसंद हो या ना पसंद हो ज़ाती तौर पे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मुकामी हुकूमत थी और मकसद ही उसका ये होता है, नेचुरली दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि 5 साल बाद बदल जाती है। अगर आपको ना पसंद आए, आपको उनको 5 साल बाद आपको आके शक्ल दिखानी होगी,
उन्होंने आपसे वोट लेना होगा, उन्होंने सिर्फ आपसे या मुझसे नहीं, ये जो 3,80,000 लोग इन आबादियों में रह रहे हैं उनसे भी जाके वोट लेना होगा। तो जब उनको पानी नहीं मुयस्सर होगा तो वो उनसे सवाल पूछेंगे। खैर, डेमोक्रेसी का केस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इदारा बनाया गया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ इस्लामाबाद, जिसका बेसिक मकसद ये था कि दिस विल सर्व एज एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया से काउंसलर्स इलेक्ट होकर आएंगे। वो इकट्ठा फिर एक मेयर को इलेक्ट करेंगे जो कि इस्लामाबाद चलाएगा, और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आम के तौर पे काम करेगा। ये नहीं हुआ ऑब्वियसली। MCI को बनाया गया, MCI को CDA के कुछ डायरेक्टरेट्स फुली सौंप दिए गए, कुछ डायरेक्टरेट्स पार्शली दिए गए। 20,000 तकरीबन CDA के एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 11,000 ट्रांसफ़र कर दिए गए। उन एम्प्लॉयज़ ने ख़ुद जाके एक केस कर लिया MCI पे कि हम MCI के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, हम CDA के एम्प्लॉयज़ हैं। उन्होंने यूनियनाइज़ करना शुरू कर दिया उसके ख़िलाफ़। अगर आप मुझे ख़ुद बताएं, अगर आप एक इलेक्टेड बॉडी बनाएंगे और उसके नीचे एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, तो आप फाइनेंशियल तो उसके थ्रू ही रूट करेंगे ना, एक इलेक्टेड बॉडी के थ्रू रूट करेंगे। यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे, CDA को अपने ही फंड्स रिलीज़ करवाने के लिए MCI को अपने फंड्स रिलीज़ करवाने के लिए CDA में फ़ाइल भेजनी पड़ती थी, उनके थ्रू उनको पैसे रिलीज़ होते थे। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, आखिरी दिन पे MCI के टर्म का CDA के कॉरिडोर्स में वो काउंसलर्स अपनी फाइलें लेकर फिर रहे थे कि कम से कम जो हमारा स्टाइपेंड है वो तो रिलीज़ कर दें, हमें कम से कम वो तो दे दें। ओवर द कोर्स ऑफ द 3 years दैट द मेयर वाज अराउंड, CDA ने इतना सिस्टमैटिकली करके उसकी पावर को निगेट किया है, उसको तोड़ा है, और करते करते सारे इक़्तिदारात उन्होंने वापस अपने पास लिए हैं। एंड द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज जब फेडरल हुकूमत चेंज हुई, वहाँ पे PTI की हुकूमत आई और ये मेयर नून लीग के थे, तो वो टसल फिर पॉलिटिकल यहाँ पे भी इंटेंसिफाई हो गया और बिल्कुल ही MCI के पर काट दिए गए। नॉट दैट देयर परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, बट अगर पहली दफ़ा आप एक इलेक्टेड बॉडी ला रहे हैं, उनसे उम्मीद भी नहीं। So would you suggest that the CDA chairman be elected? I would suggest that the CDA be made entirely subservient to the MCI, क्योंकि एक इलेक्टेड बॉडी है जिससे आप और मैं जाकर कम से कम प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम सवाल पूछें उनसे। CDA के दफ्तर के बाहर पहुंचने के बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये इख्तियार है कि अगर कोई मसला हो तो वो उनको फ़ोन करके कहें कि जी मेरे घर पे या तो पानी नहीं आ रहा या फलाना नहीं आ रहा। द इसेंशियल आइडिया इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। Yes, but because the CDA chairman is not accountable to the residents of Islamabad, would it be more appropriate to have him and let's say a body elected Yeah. by the residents, by the people of Islamabad? Is that something that is possible? जी Do you देखिए, think? क्योंकि Is this something that can be demanded by the people of this city? not only can this be demanded, this is the most obvious, most pressing first demand that we should have. इस वक्त पे CDA के पास 150 अरब रुपए का बजट है जिस पे आपका और मेरा कोई इख्तियार नहीं है। उनका जो दिल में आएगा वो उसके साथ वो करेंगे। लेकिन जब एक MCI इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, और जब आप एक MCI के चेयरमैन को, जो कि आपका मेयर है, अगर उसको आप डिफैक्टो पोजीशन दे दें, फॉर एग्जांपल एज द CDA चेयरमैन, या अगर CDA चेयरमैन को एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे ही रखें लेकिन आंसरेबल रखें टू दी MCI, उनकी फंडिंग भी उनके थ्रू रूट हो, तो फिर कोई बात बनेगी, क्योंकि MCI से आप जाकर सवाल पूछ सकते हैं। एक कम से कम एक फ्लॉड हो, जितना मर्जी हो, लेकिन एक प्रीटेंस है डेमोक्रेसी का कि आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहुंच है, आपकी कोई एक्सेसिबिलिटी है वहाँ तक। CDA इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन। वो कभी कभी करते हैं कि यार हम अगर पानी के चार्जेस में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम एक टाउन हॉल एक कॉल कर लेंगे, उधर आप आके अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप आके कर दें। दैट्स एन एक्सरसाइज दैट दे वो, लेकिन देयर इज़ नो अदर अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। So my main point with all of this is of course there's a lot of issues and a lot of problems, but more important than all of these problems is how decision making is done. किसी भी governance या politics का पहला जो सवाल आता है is not what the decision is going to be, but how we are going to make this decision. And the answer to this can lead you to drastically different places. अगर हम ये तय कर लें यहाँ पे बैठ के कि जी हम सब फैसला करेंगे, तो हम जमहूरियत का रुख कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे तय कर लें सारे बैठ के कि एक शख्स को तमाम इक़्तिदार सौंप दिया जाए, तो हम अमरीत की तरफ चले जाते हैं।
This can take you either way. And right now, with the CDA in charge, unfortunately, it is more of an amriyat than a jamhuriyat. And that needs to be inverted. Okay. Now we have to hear the voice of the people. सर अस्सलाम वालेकुम सर इट्स वंडरफुल सेशन लग रहा था कि टोटली रिसर्च बेस है जिस तरह एक वो राइटर का होना चाहिए तो आई जस्ट हैव टू शॉर्ट क्वेश्चन सर आप सोचते नहीं हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू इन्हांस द सस्टेनेबिलिटी इन दिस सिटी द स्टेप्स हाउ स्टेप्स कैन बी टेकन और दूसरा क्वेश्चन ये है कि how local communities promote the role of local communities in promoting sustainability in this city. Thank you. पहला तो टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, अब इंटरनेशनली जब ये डिस्कोर्स होता है, डिस्कशन होती है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, वो प्राइमरीली रूटेड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ही होती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा मसला ये है कि उसको अक्सर यूज़ किया जाता है एज अ बैंडेड ऑन अ फेस्टरिंग वूंड के तौर पे, कि आपकी कोई अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रही है और आप टेक्नोलॉजी को एज अ टोकन उधर डाल दें कि जी हमारे पास कुछ पानी तक हम फराहम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम डिजिटाइज्ड हैं या हमारी वेबसाइट है, ये इसमें टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा इशू होता है। फ़वाइद भी बहुत हैं, उसको इस्तेमाल किया जा भी सकता है। वाटर मीटरिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली जिसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर उसको हम सिर्फ एज अ टोकनिस्टिक एक्सरसाइज रखें, टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी रखें, तो उसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं होता। वो सिर्फ डोनर प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, शोकेस किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल चेंज उसकी वजह से नहीं आता। एक्चुअल चेंज स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू ही आ सकता है सिर्फ। देखिए, लोकल कम्युनिटीज़ को ये पूरी डिस्कशन से हम होपिंग ये आउटकम होगा कि अगर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने दिया जाए तो वो करेंगी। इस वक्त पे जिन लोकल कम्युनिटीज़ की बात हो रही है उनको ज़िंदगी के जो बेसिक सहूलियात हैं वो भी नहीं मिल रहे, और मेरे ख्याल से हमें उस सवाल को इन्वर्ट कर देना चाहिए कि इस वक्त पे सवाल ये है कि स्टेट या जो हमारा होनी चाहिए मुकामी हुकूमत, वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए क्या कर सकती है, बजाय इसके कि हम उनसे पूछें कि आप सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरा रोड टू सस्टेनेबिलिटी पे सवाल है कि एक तो पॉलिटिकल विल की बात है, हम अस्यूम करते हैं कल सारे रियासती इदारे सुबह उठ के सोचेंगे कि हमें सस्टेनेबल होना है। ये प्रोसेस क्या डिसरप्टिव होगा पर्टिकुलरली उनके लिए जो आपने कहा मार्जिन्स ऑफ लाइफ पे रहते हैं, और अगर होगा तो कितना डिसरप्टिव होगा? तो डिसरप्शन का लफ्ज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी ने उस दिन ये अक्सर आजकल ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी से भी लिंक्ड काफ़ी है, लोग पूरे सेमिनार्स करते हैं कि जी डिसरप्शन हो रही है पाकिस्तान में। किसी ने बहुत अच्छी एक बात की कि डिसरप्शन तब होती है जब कोई स्टेबिलिटी होती है, कि आपके पास एक निज़ाम है पहले से और आप कह रहे हैं ये निज़ाम नहीं चल रहा है, इसको तोड़ो, इसको डिसरप्ट करो। जहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है ना, वहाँ पे डिसरप्शन नहीं होती, वहाँ पे स्टेबिलिटी इज़ द डिसरप्शन, क्रिएटिंग अ सिस्टम इज़ द डिसरप्शन। पहली स्टेप की जहाँ तक बात है, ये सारी तो बात हाउसिंग वगैरह, वाटर, सैनिटरी, बेतहाशा चीज़ें, इसके अंदर और बहुत चीज़ें जो हमने अभी नहीं इंक्लूड की जिस पे बात हो सकती है। बट द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज गोइंग टू बी हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन, बिकॉज पहले जब इस पे हम मुतफिक सारे हो जाएंगे कि फैसला साजी का ये तरीका है, तो फिर आगे उस पर हम दूसरी जंग लड़ेंगे जब मुकामी हुकूमत इंशाल्लाह कायम हो जाएगी इस्लामाबाद में, तो फिर हम उनसे जाकर लड़ेंगे कि अब आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं और क्या फ़ैसले नहीं कर रहे। दैट्स स्टेप 2। बट द क्रिएशन ऑफ एन एंटिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस सिटी एंड एवरी सिटी, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम फ्रॉम कराची। तो कराची का जैसा हाल हुआ है डिज़ास्टर, वैसे ही क्या इस्लामाबाद को उससे लर्न नहीं करना चाहिए, और एक मास्टर प्लान वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता, को उस मास्टर प्लान को यहाँ पर भी लाया जाए। और यस, जैसे अकाउंटेबल एमसीआई की आपने जैसे बात की और सीडीए की, तो यस आई सेकंड योर थॉट कि एमसीआई के अंडर ही आना चाहिए, तो उस लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जो होगी उसके थ्रू उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। और आई डोंट नो कि सीडीए
इस्लामाबाद में भी एग्जिस्ट करता है मास्टर प्लान, जिसको फॉलो किया जाए। पता नहीं कैसे इस्लामाबाद बन गया 60s में। जैसे अगर आप पूरे पाकिस्तान की मिसाल लें सिटीज़ की, तो मास्टर प्लान को पहले बनाना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना, जिसमें लिमिटेशन हो कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी एक्सपेंड हो और उस हिसाब से फिर सारी चीज़ें की जाए। बिल्कुल इस्लामाबाद में करता है मास्टर प्लान एग्जिस्ट, और उसी मास्टर प्लान से हम कुछ तंग हैं थोड़े से, क्योंकि वो बनाया गया है आज से, जैसे मैंने कहा, कोई तकरीबन 60 साल पहले। और मास्टर प्लान होना अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिमत में आप जा रहे हैं, लेकिन उस मास्टर प्लान को फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है, जिसमें आप वक्त की ज़रूरियात के हिसाब से उसको ऑल्टर कर सकें। जो 1960 का इस्लामाबाद था, जो कि नहीं था, और 2023 के इस्लामाबाद में, ऑलमोस्ट 24 के इस्लामाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आबादी कहाँ से, ये तो बहुत पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, 5-10 साल पहले चले जाएं, वो इस्लामाबाद जो कि लोग मजाक उड़ाते थे कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ, उसमें 1.5 घंटा लगता है आपको उसकी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में। तो मास्टर प्लान होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कराची की जो आपने बात की, कराची के मसाइल कुछ मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा संजीदा हैं कुछ वो वाले मसाइल, क्योंकि कराची में एक बहुत बड़ा इशू जोनिंग का है, क्योंकि उस शहर के बीच में इतने सारे बेशुमार कैंटोनमेंट्स हैं और चीज़ें हैं जो कि जो आपका कराची की लोकल गवर्नमेंट है उसके ज़िम्मे में नहीं आते। तो जो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में एरिया आता है कराची का, वो तकरीबन 1/4 है ऑफ कराचीज़ लैंड, विच इज़ नथिंग, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट cohesive master plan of a city without having jurisdiction over the city जिस पे आप बनाना चाह रहे हैं। तो कराची के मसले कुछ मुख्तलिफ हैं, उनका हल मेरे पास तो नहीं है। दानियाल, ये आपने कई बार कहा कि मास्टर प्लान है और अब भी एग्जिस्ट करता, लेकिन देखिए उस मास्टर प्लान में तो सारे इस्लामाबाद में ग्रीन एरियाज होते थे, अब वो ख़त्म कर दिए। तो हमने तो ये सुना था CDA से कि मास्टर प्लान कोई मुक़द्दस चीज़ तो है नहीं, इसमें हम तरमीम कर सकते हैं और करते रहेंगे। इसी बहाने उन्होंने सारे ग्रीन एरियाज ख़त्म कर दिए। तो why do you keep saying that there is a master plan? There is no master plan so far as I know. So the master plan that और they ये have, सारा जो मरगला हिल्स में डेवलपमेंट हुआ, that was not in the master plan. बिल्कुल। तो So मास्टर is it a प्लान, violation of the master plan, or is there some other master plan now which exists? उस मास्टर प्लान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तकरीबन 45 दफ़ा चेंजेस आ चुके हैं, पर वो चेंजेस हैं जैसे कि आपने कहा कि जब अपने मफाद के लिए उनको एक चीज़ से दूसरी चीज़ करनी होती है तो वो हो जाती है। वो 45 दफ़ा हो चुका है जब से ये मास्टर प्लान बना है, लेकिन वो मास्टर प्लान जो रिवाइज़ करना था, एक दोबारा रिविज़िट करके जब उसको करना था हर 20 साल के बाद, वो आज तक नहीं हुआ। अभी भी एक कमीशन का इंतज़ार है, उस पर लेटेस्ट में भी न्यूज़ मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन इसी साल में कोई बात हुई थी कि एक कमीशन बनेगा और उस कमीशन में अर्बन प्लानर्स होंगे और वो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को फिर फुली एक दफ़ा रिवाइज़ करेगा। लेकिन उसके अंदर ये जो वायलेशंस हैं उसकी, वो तो बेतहाशा हैं, बहुत दफ़ा हुई हैं। मरगला हिल्स की आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, और ये जो मैंने एग्जांपल्स भी दी, ये कि एक सड़क इधर से इधर ले जाएंगे, एक उधर से उधर ले जाएंगे, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इट। अलेक्जेंडर रोड जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट, कि जब करना होता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। By the way, why is it Alexander Road? It's quite intriguing. अब वहाँ पे एक कोई कुआं है मेरे ख्याल से, जो कि अलेक्जेंडर वेल उसको कहते हैं काफ़ी देर से, तो उन्होंने कहा कि सड़क को भी हम बड़ा एक वो बनाएंगे अलेक्जेंडर रोड है ये। जी सर, इट्स वंडरफुल टू लिसन टू यू। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि इतनी रिसर्च और इतना थोरो आपने इसको कवर किया। मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले कोई 10 सालों से पिंडी में रहता हूँ, तो वहाँ पे जब शुरू में हम आए थे तो छोटे छोटे प्लॉट्स हमें नज़र आते थे, वो ख़त्म हो गए। अब जो पिछले 1-2 सालों में जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स है उनको गिरा के 4-4 किया जा रहा है, इस पे कोई रेगुलेशन, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको रोका जा सके या इसको कुछ किया जा सके इस पे? देखिए, वो जो मखसूस केस की आप बात कर रहे हैं उसको तो अब उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और रावलपिंडी में नेचुरली CDA की जुरिस्डिक्शन तो नहीं है, वहाँ पे मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है। वहाँ पे पिंडी के अपने शहर की हैं, रावलपिंडी की डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, वहाँ पे कैंटोनमेंट्स की, जिस तरह कराची का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कैंटोनमेंट्स की अलहदा जुरिस्डिक्शन है। तो हर एक के अपने जोनिंग लॉज होते हैं, बिल्डिंग लॉज होते हैं।
अब उसके हिसाब से ही मैं आपको जवाब दे सकूंगा कि क्या मुनासिब है या क्या नहीं है, लेकिन मैं इसके हक़ में तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे कि बात तब से हो रही है कि अगर एक चीज़ को आपने ऑलरेडी आपने बनने दे दिया उसको, और उसके बाद आपको याद आया कि ये चीज़ नहीं बननी चाहिए थी और फिर आप उसको गिरा दें और कहें कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था, वो गलत है। क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस या तो आप अपना रेगुलेटरी सिस्टम इतना मजबूत रखें कि उसी के हिसाब से फिर आप चलें, जो मास्टर प्लान की जो बात हो रही है। अगर वो आपने नहीं किया, फिर आप उसके 5, 10, 20 साल बाद आकर नहीं कह सकते कि ये तो उस वक्त भी गलत था लेकिन मैंने बताया नहीं। I would like to know how many designated mosques were in the original master plan of Islamabad, and how many actually exist today, and why? जी, बड़ा अच्छा और बड़ा ख़तरनाक सवाल किया आपने। इसकी तो मुझे कुछ एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि कितने थे, लेकिन जहाँ तक मेरी अक्ल कहती है वो ये था कि क्योंकि हर मरकज़ था हर सेक्टर में, तो इरादा यही था कि हर मरकज़ के अंदर जो भी आपको ज़िंदगी की बेसिक सहूलियात हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे स्कूल भी था, वहाँ पे मस्जिद भी थी, वहाँ पे एक कमर्शियल एरिया था, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल था, वो वॉकेबल था, ग्रीन एरियाज़ थे, एक पार्क था। तो ये सब चीज़ें हर एक मरकज़ में थीं, लेकिन हाँ नेचुरली मेरे ख्याल से वो उस प्लान को नहीं फॉलो किया गया। I don't know the number of the original plan, जी। I believe it's considerably lower than reality today. नहीं नेचुरली जी वो तो होगा, लेकिन एज आई सेड हर मरकज़ में मेरे ख्याल से मस्जिद तो थी, ये इरादा तो था। लेकिन हाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ में इरादा नहीं था, ऑब्वियसली रेजिडेंस के अलावा किसी और चीज़ का इरादा नहीं था। वो फिर सीडीए को बाद में जाके रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी सब बंद करनी पड़ी, लेकिन स्कूल और मस्जिद को उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी नहीं बंद की। हर दीगर सेशन की तरह ये चूँकि ऑनलाइन जा रहा है द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे, तो देयर आर सम रिमार्क्स, कमेंट्स एंड अ फ्यू क्वेश्चंस। कम्युनिटी इंगेजमेंट का था, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रोल का था, वो कवर हो गया। ये 2 सवाल हैं, इनको आप एक ही में जवाब दे दीजिएगा। कैन यू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन अदर सिटीज़ दैट वर ड्रिवन बाय इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये मैच हो जाता है कि ग्लोबल सिटीज़ में कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हों सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ड्रिवन बाय लोकल गवर्नेंस, तो कोई एग्जांपल या मॉडल का अगर आप हवाला दे सकें। बिल्कुल, बहुत एग्जांपल्स हैं इसमें, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हाउसिंग की अगर बात मैं करूँ तो बार्सिलोना बहुत एक मशहूर एग्जांपल है पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने अपना वो सुपर ब्लॉक्स वाला मॉडल एक उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी एरियाज़ जो हैं वो कॉर्डन ऑफ करके पेडेस्ट्रियन कर दिए हैं, और वो रेजिडेंट्स के अपने उसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं, विद एक्सेप्शंस कि जो वहाँ के रहने वाले हैं वो अपनी गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन वो उस जगह में गाड़ी जो है वो एक सेकेंडरी यूनिट ऑफ कंसिडरेशन हो गई है, एंड द रेजिडेंट इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ कंसिडरेशन। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में पूरा का पूरा शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस पे है, पूरा शहर जो है उसको कवर करता है वो। बहुत ऑब्वियसली फेमसली एम्स्टर्डम और दूसरा मेरे जहन से निकल रहा है, बट साइकिलिंग के हवाले से बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जिधर पूरी की पूरी मतलब शहर के सारे रहायशी हर सुबह काम पे भी साइकिल पे जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, कोई उसमें नहीं हो रहा। एक लैटिन अमेरिका से एग्जांपल है बोगोटा की, जो कि एक मेयर हैं उनके जो बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे, एनरिके पेनिलोसा नाम था उनका, मेयर ऑफ हैप्पी वो कहते थे अपने आप को भी, क्योंकि वो इलेक्शन ही उन्होंने इस चीज़ पे लड़ा कि मैं आपको प्रॉस्परस नहीं करूँगा, मैं खुश करूँगा आप सबको। तो उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट उठा के उन्होंने डाल दिया वॉकेबिलिटी में और पेडेस्ट्रियनिज्म में और पार्क्स में और इन चीज़ों में, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कार फ्री डे का, जिस पे वोट करवाया उन्होंने, और उसके बाद रेजिडेंट्स ने खुद वोट करके उसको एक परमानेंट फीचर कर दिया काफ़ी एरियाज़ में भी। सो बोगोटा हैज़ बिकम एन एग्जांपल वर्ल्ड वाइड ऑफ सक्सेसफुल अर्बन प्लानिंग। तो छोटे से रिमार्क और आखिरी 2 क्वेश्चन है ऑनलाइन। राजा मुस्कान है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ से सख्त नाखुश हैं। हिमांता
कुमार साहू हैं वो सोच रहे हैं कि कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म की मौजूदगी में सस्टेनेबिलिटी कितनी पॉसिबल हो सकेगी. एंड नाउ टू क्वेश्चंस. हाउ कैन कोलैबोरेशन बिटवीन लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बी ऑप्टिमाइज्ड टू अचीव सस्टेनेबिलिटी गोल्स? देखें, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म वाला सवाल तो नहीं है ना, या सिर्फ रिमार्क? अच्छा, उस पे एक अलग सेशन हो सकता है कि कैपिटलिज्म के नीचे सस्टेनेबिलिटी एक झूठ है और नहीं हो सकता असल में. जो आपने प्राइवेट सेक्टर और उसकी बात की, ये एक थोड़ा सा कंटेंशियस टॉपिक इसलिए है क्योंकि गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस के अंदर फ़र्क होता है काफ़ी. और गुड गवर्नेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक का है एक्चुअली, और ये अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है गुड गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटिटी नहीं होती. ये बड़ा न्यू लिबरल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें प्राइवेट सेक्टर, वो बेसिक मकसद उसका ये है कि गवर्नेंस होती है जहाँ से भी आए, तो वो प्राइवेट सेक्टर वाले करें या वो कोई और करें, तो वो ये लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है. और ये हम अमेरिका में इसकी इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं कि जब आप पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ को प्राइवेटाइज कर दें तो क्या होता है. तो जब आपका एक टेक्सास में एक स्नोस्टॉर्म आता है तो आपकी बिजली का पर यूनिट रेट हज़ारों डॉलर में चला जाता है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन का हमेशा काम होगा प्रॉफिट बनाना नेचुरली, जबकि एक पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन का काम है लोगों को सहूलियात फराहम करना, इस बेसिस पे नहीं कि क्या वो अमीर हैं या गरीब हैं या नज़दीक रहते हैं या दूर रहते हैं, बट प्रोवाइड करना, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर वेलफेयर है उसका काम. तो कोलैबोरेशन हो सकती है, बहुत कैपेसिटी है प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करने की, लेकिन ये उस केस में हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर अगर मजबूत हो और पहले तो मौजूद हो और उसके बाद मजबूत हो इतना कि वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले, लेकिन उसको रेगुलेट करने की कैपेसिटी भी रखता हो. आखिरी क्वेश्चन अगर टाइम हो. वेल, सनैया गुल कह रही हैं वेल स्पोकन, लियो कह रहे हैं गुड कन्वर्सेशन, एंड द क्वेश्चन इज एनी स्पेसिफिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ लोकल गवर्नेंस? जी, पहले तो लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी. और ये मेरे ख्याल से हर इस्लामाबाद के शहरी को, और ये सेशन भी इसलिए ज़रूरी है, ये मैं इस पर कंक्लूड करूँगा अपनी तरफ से, कि ये आइडिया जो है ना कि इस्लामाबाद एक कोई इज़ अ स्लीपी बैक वाटर टाउन और समथिंग, ये आइडिया आउटडेटेड है. ये एक बहुत अब एक बड़ा और फास्ट डेवलपिंग शहर है और हमें इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, इस शहर को और इसकी ज़रूरियात को. 2 मिलियन तो एलिजिडली अभी तक इसकी आबादी है, और ये जिस स्पीड पे बढ़ रही है, ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए, अब खुद सोचें कि नेशनल असेंबली को आपके लिए लेजिस्लेट करना पड़ रहा है. हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, कोई गवर्नेंस की कोई बॉडी हमारे पास नहीं है, सब कुछ CDA के उसमें है. और मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल गवर्नमेंट का होना एक कोई मैजिकल फिक्स है, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि CDA के तमाम फैसले गलत हैं. CDA में बड़े केपेबल लोग भी मौजूद हैं हमारे, बल्कि जब मेयर थे उन पे बहुत सख्त क्रिटिक की जाती थी क्योंकि सबसे ज़्यादा एंटी पुअर पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की थी. उन्होंने एक दिन में जाके पता नहीं कितने खोखे डिमोलिश कर दिए थे उसके एंटी इंक्रोचमेंट के नाम में. तो ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड है कि कम से कम एक इस तरह का इदारा इंचार्ज है जो कि अकाउंटेबल है और एक्सेसिबल है, बजाय एक इस तरह के इदारे के जो कि नहीं है. बुनियादी फ़र्क उसमें ये है. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका. आपने मिसालें दी दुनिया जहाँ से, ऐसी मिसालें जहाँ लोग साथ सलीके के साथ रहते हैं, रह सकते हैं, और ऐसी भी जहाँ वसाइल का ज़िया होता है. तो बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम भी पहले रास्ते पर चलेंगे. आखिर महज़ब लोग साथ रहने का एक तरीक़ा, एक सलीक़ा ढूंढ लेते हैं. और आपने जैसा कि अभी बहुत ज़ोर देकर कहा, इसके लिए लोगों की शमूलियत अशद ज़रूरी है. लोकल गवर्नमेंट के बग़ैर ये मंजिल आप तय नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. और आप सब लोग का भी.